हेलो प्यारे बच्चों आज से हम स्टार्ट करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। फिर इस पे बेस्ड एक्सरसाइज देखेंगे 1.3। आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़े, उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़े, उन पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी किए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए, प्लस एक्सरसाइज 1.1 1.2 फिनिश की क्लास 12th एनसीईआरटी बुक से। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हमने बहुत ही सिस्टमेटिकली वे में अब तक सारी चीज़ें कवर की, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखते चल रहे हैं। आप देखेंगे जितना क्लियर कट एक्सप्लेनेशन आपको चीज़ों का इस चैनल पे मिलता है, इतना हो सकता है अदर चैनल्स पे ना मिले, क्योंकि मैंने पार्ट्स बनाने में इसीलिए कभी कोई कट नहीं किया कि आपको एक प्रॉपर चीज़, प्योर चीज़ मिले, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होते चले जाएं। प्यारे बच्चों, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस में आपने देखा, हमने टाइप ऑफ फंक्शंस तो सीख लिया है, ठीक है। आपने देखा किस तरीके से हम डोमेन को इंटर रिलेट करते थे फंक्शन एफ से, एफ ए टू बी से, ठीक है। आपने देखा, देखिए मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको सबसे पहले, उसके बाद हम कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस तो बहुत ईजिली पढ़ेंगे। बस टॉपिक का नाम है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस, ठीक है। देखिए, मान लीजिए ये एक सेट था, हुआ करता था, ठीक है। इसको हम डोमेन से डिनोट करते थे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। ये कोडोमेन होता था। और फंक्शन सच दैट फ्रॉम ए टू बी, ये हम लिखा करते थे। इतना तक आप जानते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होगा यहाँ से। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, मान लीजिए अभी तक आप 2 सेट्स ले रहे थे, ठीक है, जिनको डोमेन और कोडोमेन बोल रहे थे। अब मान लीजिए मैं यहीं पे एक सेट और ले लूँ, ठीक है, एक सेट और ले लूं, इसका नाम रख दूं मैं, मान लीजिए C, और इसको मैं डिनोट करूं फंक्शन फ्रॉम B टू C, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ, ठीक है। अब देखिए, आपने अगर ये सीख लिया तो बहुत इसलिए अब सारी चीज़ें सीखेंगे। कैसे? देखिए, आप जानते थे कि जैसे मान लीजिए ये दोनों जब हम ले रहे थे तो एक फंक्शन यहाँ वर्क करता था, ठीक है। फिर मान लीजिए हमने ये सेलेक्ट किया, एक और सेट सेलेक्ट कर लिया, इसके लिए भी एक फंक्शन हमने डिनोट कर दिया G, ठीक है। ये आपको बुक्स में सेम सिस्टम देखने को मिलेगा, बस एक्सप्लेनेशन में क्या डिफरेंस होता है मैं बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपको सेट ए रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सेट ए क्या बताएगा? देखिए, सेट ए आपको बता रहा है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आप लिख लीजिए, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, ठीक है। स्टूडेंट है क्लास 10th के, ठीक है। उसके बाद देखिए, सेट बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? सेट बी रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए, सेट सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट सी रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लीजिए फेक कोड, फेक कोड्स, ठीक है, फेक कोड्स, इतना लिख लीजिए। ये आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए सही रहेगा। अब इसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, ऐसे समझिए, मान लीजिए सेट ए में स्टूडेंट्स है जिनको हम एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्लियर कट समझेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन आपको अदर जगह पे थोड़ा सा हौच पौच दिखेगा, ठीक है, इसलिए आपको एक सिस्टमेटिकली वे में समझना बहुत जरूरी। देखिए, स्टूडेंट्स एक्स मिलेंगे, मैंने जो बताया आपको, एफ जो फंक्शन है ये क्या एक्ट करेगा? एफ एक फंक्शन एज ए स्कूल एक्ट करेगा। आप लिख लीजिए यहाँ पे कि मान लीजिए ये स्कूल है, ठीक है। आप देखेंगे कि बहुत से टीचर्स ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये सेट बी है, ये स्कूल है। ये स्कूल नहीं है, ये स्कूल है, ये बच्चे एक्स हैं। तो जब फंक्शन एफ वर्क करता है तो जो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आता है, देखिए जो आपको बुक्स में मिलेगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये क्या है? ये रोल नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप यहाँ बहुत इजीली लिख सकते हैं रोल नंबर्स, ठीक है। ये क्या है? ए सेट में स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, रोल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये रोल नंबर्स हो गए, ठीक है। और ये फंक्शन जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए, फंक्शन जी यहाँ पे बोर्ड समझ लीजिए, जो आप बोर्ड का एग्जाम देते हैं, क्योंकि देखिए बोर्ड का एग्जाम क्लास 10th में होता है, क्लास 12th में होता है। आपके बुक में जो एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दे रखा है वो क्लास 12th के स्टूडेंट्स को लेके दे रखा है, ठीक है। लेकिन मैं 10th के अपने आप ये एग्जाम्पल फॉर्म करके आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से देखिए।
देखिए उसने क्या किया, आपको फेक कोड्स दिए, मतलब जैसे ऐसे समझिए, मान लीजिए जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, बोर्ड का, सबसे पहले उनसे एक फॉर्म भराया जाता है, ठीक है, उस फॉर्म को भर के जब बोर्ड ऑफिस में भेजा जाता है तब वो एलिजिबिलिटी बच्चे की चेक करते हैं। उसके बाद फिर ये होता है कि अब आपको बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, तो जब वो रोल नंबर अलॉट करते हैं, देखिए वो आपको स्कूल के थ्रू मिलते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए वहाँ पे फंक्शन एफ एक्ट किया तो स्टूडेंट्स को रोल नंबर मिल गए, ठीक है। अब क्या हुआ, अब बोर्ड के पास आपने कॉपियाँ लिख दी एग्जाम की, ठीक है, तो बोर्ड ने क्या किया, बोर्ड ने उस पर फेक कोड लगा दिए, ठीक है। तो फेक कोड लगाने से क्या हुआ कि आपकी आइडेंटिटी को उसने डिफेस कर दिया, मतलब छुपा दिया, कि आप किसी भी प्रकार से एग्जामिनर को इन्फ्लुएंस ना कर पाएं, ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा ये बन जाएगा जी एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखिए अब ये हो गया, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपको डायरेक्टली अप्रोच बनानी है ए टू सी में, ठीक है, तो मान लीजिए इसको थोड़ा सा मैं साइड में लिख देता हूं सबसे पहले रफ करके, फंक्शन तो सेम ही रहेगा। देखिए देखिए ये क्या है, ये फेक रोल नंबर्स हैं, ठीक है, फेक कोड लिख लीजिए, फेक कोड्स, फेक कोड्स, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपने क्या किया, ए टू सी आपने देखा, ठीक है, डायरेक्टली, क्योंकि देखिए यहां से इस पे जाएं फिर इस पे जाएं, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप कितनी बड़ी कैलकुलेशंस करेंगे, ये भी तो एक बड़ी बात है। तो इसको करते क्या है, इसको हम लिख देते हैं जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, या कुछ लोग इसको गॉफ भी बोलते हैं। उसके बाद जब मान लीजिए देखिए f फंक्शन पहले लगा फिर g लगा, अगर g पहले लगा होता और f बाद में लगा होता तो इसको हम फॉग बोलते, f ऑफ g, ठीक है, मतलब f ऑफ gx, ठीक है, ये समझने का तरीका होता है। लेकिन आपके बुक में ये सीक्वेंस दिया है इसीलिए मैं इस सीक्वेंस से आपको समझा रहा हूं। प्यारे बच्चों ये थी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेने का तरीका, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या आपको सीखना है, देखिए मान लीजिए a से b आपने फंक्शन लिया, हमने फंक्शन लिखा ना यहाँ पे, देखिए f ऑफ a से b, ठीक है, और हमने एक फंक्शन क्या लिखा, f ऑफ b से c। तो देखिए हमेशा हमारी कंडीशंस वैसी ही रहेंगी चाहे हम जिस भी सिस्टम से चलें। देखिए अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगा, मतलब ये हमारा क्या रहेगा, मान लीजिए हमने ये वाला फंक्शन लिया तो a हमारा डोमेन वर्क करेगा, b को डोमेन वर्क करेगा, ठीक है, सेम एज इट इज। मान लीजिए हमने bc वाला केस लिया तो bc वाला क्या, bc वाले में g आ जाएगा, ये f नहीं रहेगा, यहाँ पे g आएगा, ठीक है, ये g होगा। तो g हमने लिया क्योंकि g फंक्शन वर्क कर रहा है, ठीक है, तो b टू c ये गया तो ये b क्या कहलाएगा, ये b डोमेन होगा और ये c को डोमेन होगा, ठीक है। इतना बहुत अच्छे से समझ गए प्यारे बच्चों। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखने का तरीका, जब आप एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो g ऑफ एफ एक्स लिखते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए मैंने कहा अगर ये g होता ये f होता तो ये क्या होता, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ऐसे समझिए, मान लीजिए ये g होता, ठीक है, इसको हम g से डिनोट कर रहे होते, क्योंकि नॉमेनक्लेचर एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हम वेरिएबल्स का यूज़ कर रहे हैं ना। मान लीजिए ये g फंक्शन होता, ये f फंक्शन होता, ठीक है, तो ये गॉफ नहीं होता, फिर ये क्या होता, फिर ये फॉग होता, f ऑफ gx, ठीक है। और इसको लिखते कैसे हम, इसको लिखने का तरीका होता f ऑफ gx, ठीक है। आप प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे आप कुछ इस तरीके से लिख के सॉल्व करेंगे ताकि आपको आसानी रहे। अब प्यारे बच्चों ये तो था कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि हमको किस तरीके से चीज़ें हैंडल करनी है, ठीक है। आपको पहले इसको सॉल्व करना है फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपकी कमांड अच्छी हो जाए तो आप डायरेक्ट गॉफ लगाइए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अब मैं सबसे पहले इसकी जो आपके बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है उसको नोट करके समझाता हूँ इसी केस के थ्रू ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। आप इसको और कैसे डिनोट कर सकते हैं, देखिए एक तरीका और समझ लीजिए। मान लीजिए ये सेट A है, ये सेट C है, ठीक है, ये A है ये C है, A C, ठीक है। और देखिए उसके बाद ये किससे डिनोट हो रहा है, यहाँ पे गॉफ से, ठीक है। g ऑफ एफ एक्स मतलब ये x है, जो स्टूडेंट्स हैं, देखिए स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th हैं, और ये यहाँ पे क्या होगा g ऑफ एफ एक्स, ठीक है,
ये हो गया। तो प्यारे बच्चों इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आपने देखा ना। और इसको लिखेंगे क्या हम, इसको हम लिख सकते हैं फंक्शन ए टू सी, ठीक है, ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस फंक्शन के बदले आपका क्या एक्ट हो रहा है, फंक्शन के बदले आप देख रहे हैं ना कि जी ऑफ एफ एक्स एट हमारे लिए काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग। अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन नोट करता हूँ, उसके बाद फिर उसको भी केस को समझाता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे, ठीक है, कि हमने अपने कॉन्सेप्ट को कितनी अच्छी तरीके से क्लियर किया है। देखिए क्या कह रहा है डेफिनेशन, क्या कह रही है हमको, लेट फंक्शन एफ ए टू बी। देखिए मैंने आपको कहा फंक्शन एफ ए टू बी, ठीक है, एंड जी बी टू सी, जी बी टू सी वर्क कर रहा है, ठीक है, फंक्शन बी टू फंक्शंस, ये दो फंक्शंस हैं, ठीक है। देन द कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी, देखिए कंपोजिशन मतलब एफ ऑफ जी, मतलब दोनों को मिलाना, हमने दोनों फंक्शन को जब मिलाया एफ ऑफ जी, डिनोटेड बाय गॉफ। देखिए ये क्या है, जी ऑफ फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, इज डिफाइंड एज फंक्शन जी ऑफ एफ या गॉफ सच दैट ए टू सी, देखिए ए टू सी हो गया, गिवन बाय जी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू जी, ब्रैकेट में लिखने का तरीका ही रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, जो भी एक्स हम ले रहे हैं वो सारे सेट ए को ही तो बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, आपको मैंने अभी अभी क्या कहा, यहाँ पे एक चीज क्लियर करनी बहुत जरूरी है, मैंने अभी अभी कहा भी था ये चीज कि ये जो फंक्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, मतलब ये जो है, देखिए ये क्या है, इसको आप और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली लिखिए जी ऑफ एफ फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ध्यान रखिए कि जब आप डायरेक्टली भी इसको कर रहे होंगे तो ये आपका देखिए ये डोमेन होगा, ठीक है, डोमेन, और ये क्या होगा, ये कोडोमेन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये थी डेफिनेशन जिसको आपको समझना बहुत जरूरी था, डिकोड करना समझना जरूरी था, ठीक है। अब मैं इसके बाद स्टार्ट करता हूं एग्जाम्पल लेना, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाए। एग्जाम्पल्स भी देखेंगे आप बहुत ही अच्छे लेवल के लेंगे ताकि हम एक सिस्टम से सारी चीजें समझ सकें। देखिए प्यारे बच्चों ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, सबसे पहले एग्जाम्पल को अच्छे से रीड करेंगे फिर समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, लेट फंक्शन एफ सच दैट, फंक्शन एफ में जैसे मान लीजिए हम ऐसे लिखते थे ना फंक्शन ए टू बी, देखिए फंक्शन ए टू बी, ठीक है, और जी ऑफ फंक्शन बी टू सी, ठीक है, इसके थ्रू अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए एफ फंक्शन दे रखा है, ये ए है ये बी है, तो एक सेट ए के एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं 2 3 4 5, सेट बी के एलिमेंट्स दे रखे हैं 3 4 5 9, ठीक है, एंड जी सेट दे रखा है, जी फंक्शन दे रखा है, और ये क्या कह रहा है कि आपके पास बी है, देखिए बी है ना एग्जैक्टली 3 4 5 9, और उसके बाद सी क्या है 7 11 15, ठीक है। बी फंक्शंस डिफाइंड एज, फंक्शन को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया, देखिए एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 3 है, एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 4 है, एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू एफ ऑफ 5 इक्वल्स टू एफ ऑफ एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू एफ ऑफ 5 इक्वल्स टू 5 दे रखा है आपको, ठीक है, एंड जी ऑफ 3 इक्वल्स टू 4, जी फंक्शन जी है ये, ठीक है, जी ऑफ 3 इक्वल्स टू जी ऑफ 4 इक्वल्स टू 7, एंड फंक्शन जी ऑफ 5 इक्वल्स टू जी ऑफ 9 इक्वल्स टू 11, ठीक है। फाइंड गॉफ या जी ऑफ फंक्शन एफ एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं आपको मैपिंग के थ्रू ही बताता हूं कि आपको ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग किस चीज की आपको करवा रहा है, तो देखिए मान लीजिए आप सॉल्यूशन लिख लीजिए, सॉल्यूशन, ठीक है, एक एक चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे हम। देखिए मान लीजिए ये एक सेट है, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, इसको ए नाम दे देते हैं हम, इसको बी, इसको सी। यहाँ पे देखिए फंक्शन एफ वर्क कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन जी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ए से सी जाने के लिए जी ओ एफ वर्क करेगा, ठीक है, लेकिन हम इसमें सबसे पहले एलिमेंट्स लिख दें इनके। तो एलिमेंट्स क्या है, देखिए ए के 2 3 4 5 आपने लिख दिया 2 3 4 5, हम मैपिंग के थ्रू बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बी के एलिमेंट्स क्या है, देखिए 3 4 5 9, ठीक है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद देखिए सी के एलिमेंट्स क्या है 7 11 और 15,
ठीक है। अब आपको मैंने क्या बताया था, अभी अभी जो एग्जांपल दिए, थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि स्टूडेंट्स मान लीजिए x हैं, ठीक है, फिर उनको रोल नंबर दिए गए तो f ऑफ x हो गए, फिर बोर्ड जो g वर्क कर रहा था उसने फेक रोल नंबर, फेक आपको क्या दिए, फेक कोड्स दिए जिनको g ऑफ fx से हम डिनोट कर रहे थे, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे अब तक कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, ठीक है। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ठीक है। और दूसरी बात देखिए, फंक्शन ए टू बी, फंक्शन ए टू बी मैंने आपको लिख के समझा दिया, फंक्शन बी टू सी, ठीक है, जी के लिए जी ऑफ फंक्शन बी टू सी, ठीक है। आप देखिए, अब मैपिंग हम देखते हैं, देखिए एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 3, देखिए एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 3, तो इसकी मैपिंग आपने कर दी, ठीक है। फिर देखिए क्या, एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 4 आपने किया, एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 4, ठीक है। एफ ऑफ 4 एंड एफ ऑफ 5 इक्वल्स टू 5, ठीक है, ये दोनों इससे मैप हो रहे हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसके बाद क्या है, g ऑफ 3, अब यहां पे g फंक्शन वर्क कर रहा है, ठीक है। g ऑफ 3 और g ऑफ 4 इन दोनों के लिए एक ही इमेज बन रही, क्या, 7, तो आपने इसको मैप कर दिया 7 से, इसको भी मैप कर दिया 7 से, ठीक है। g ऑफ 5 एंड g ऑफ 9, ठीक है, इक्वल्स टू 11, आपने इन दोनों को इससे मैप कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको लिखना हो g ऑफ fx, ठीक है, देखिए मतलब वो आपसे ये पूछ रहा है ये, ठीक है, g ऑफ f, और इसको क्या लिख सकते हैं, g ऑफ fx, ठीक है। तो आपका क्या होगा, आपका डायरेक्टली आ जाएगा a से c, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है जो आपको गिवन है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप क्या फाइंड करेंगे, जी ओ एफ, तो जी ओ एफ फाइंड करना बहुत आसान हो गया, कैसे, देखिए, ठीक है, जी ओ एफ मतलब आप समझते हैं ए टू सी डायरेक्टली, ठीक है। तो हम एक एक करके सारी चीज़ों के लिए देखेंगे। तो देखिए हमने पहले देखा जी ऑफ एफ एक्स, ए टू सी डायरेक्ट लिंक होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, अभी इसमें एक कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर होगा। देखिए इसको कैसे लिखेंगे आप, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो g ऑफ एफ एक्स मतलब x की ये वैल्यू उसके लिए है, ठीक है। तो आपने इसमें रखा g ऑफ f ऑफ 2, ठीक है। तो g ऑफ f ऑफ 2 जब आपने मैपिंग किया तो आपके पास ये फंक्शन लगाने के बाद क्या आया, 3 आया, तो आपने इसको लिखा g ऑफ 3, ठीक है। और g ऑफ 3 का क्या कोडोमेन जो यहाँ पे जिसके साथ ये मैच हो रहा है मैपिंग के थ्रू, वो क्या, कौन सा एलिमेंट है, वो 7 है, ठीक है। तो आपने यहाँ लिखा, देखिए 7, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चेक करते हैं हम, g ऑफ f, ठीक है, तो g ऑफ एफ एक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा g ऑफ 3 के लिए, ठीक है, f ऑफ 3 कर दिया। अब f ऑफ 3 किससे मैप हो रहा है, f ऑफ 3 4 से मैप हो रहा है, तो आपने लिखा g ऑफ 4, और इसकी क्या है इमेज आ रही है, इसकी 7 आ रही है, ठीक है, आपने लिख दिया। उसके बाद देखिए 4 g ऑफ f, ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे, g ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ 4, ठीक है, ये 4 है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ 4 की 5 है, तो आपने लिख दिया यहाँ g ऑफ 5, और 5 किसके साथ मैच कर रहा है, 5 11 के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए g ऑफ 5, ठीक है, तो g ऑफ एफ ऑफ एक्स, सबसे पहले इसको ऐसे लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या है, g ऑफ एफ ऑफ क्या है 5, ठीक है, 5 लिखा आपने, तो ये कितना हो गया, g ऑफ 5 की वैल्यू 5 है, तो आपने लिख दिया g ऑफ 5, और ये मैपिंग किसके साथ यहाँ कर रहा है, 11 के साथ। अब प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चों को एक कन्फ्यूज़न हो सकती है बड़ी छोटी सी, ठीक है, कि सर आपने ये 9 की मैपिंग क्यों नहीं की। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, मैंने आपको अभी अभी जब यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया था तो क्या बताया था कि मैपिंग ये किसके थ्रू हो रही है, देखिए ये g ऑफ f है, ठीक है, मतलब इसके एलिमेंट्स हैं किस, क्या, कौन कौन से, देखिए 2 3 4 5, ठीक है, और इसके एलिमेंट्स क्या हैं, देखिए 7 11 15, ठीक है। और ये सेट कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से सी में, तो आपको मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया था ना, देखिए g ऑफ f फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। तो जब आप रिलेशन ए से सी में खोज रहे हैं तो ये बीच वाले एलिमेंट का तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली इसके थ्रू रिलेशन बना के ये सारी जो रिजल्ट्स आपने यहाँ पे पाए हैं ये तभी आपको मिलते हैं, ठीक है।
तो ये था प्यारे बच्चों एक बेसिक क्वेश्चन जिससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो सकती थी। ठीक है, अब इसको रब करता हूँ, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ बहुत अच्छा सा। देखिए प्यारे बच्चों, ये एक एग्जाम्पल है, सबसे पहले इसको रीड करेंगे, समझेंगे, फिर अच्छे से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से आपका क्या है कि जब आपके कॉन्सेप्ट्स बन चुके हैं तो आपको मैपिंग के थ्रू भी टच करने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन को। देखिए कैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए लिखा है फाइंड g ऑफ फंक्शन fx और गॉफ एंड f ऑफ फंक्शन gx और fog इफ f such that real number to real number and function g from real number to real number are given by f of x equals to cos x and gx equals to 3x square। ठीक है, show that g of f is not equals to f of g। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये क्या है, ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है। ठीक है, इनको हमने मान लीजिए यहाँ पे एक फंक्शन वर्क कर रहा है f, ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन वर्क कर रहा है g। ठीक है, बहुत इजीली समझेंगे। उसके बाद देखिए अभी तो हम सिस्टमेटिकली एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। ठीक है, जब उल्टा आएंगे तो इन्वर्टेबल फंक्शन काम करता है। ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा आने वाले क्लासेस में। देखिए ये a है, ये b है, ये c है। ठीक है, तो ये फंक्शन डिफाइन है किसके लिए, रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद देखिए सबसे पहले हम गॉफ देखते हैं, क्योंकि गॉफ का कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से सीखा है। अभी गॉफ क्या होता था, गॉफ होता था ये वाला सिस्टम। ठीक है, जिसको हम जी ऑफ फंक्शन एफ एक्स भी बोलते थे, जी ऑफ फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए हमने क्या लिखा, जी ऑफ एफ गॉफ, गॉफ इज नॉट इक्वल्स टू फॉग। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं ना आप, देखिए g ऑफ एफ एक्स। ठीक है, आपने g ऑफ एफ एक्स लिखा। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, cos x है, तो आपने बहुत इजीली लिख दिया क्या, g ऑफ cos x। ठीक है, और ये क्या है, ये gx है, मतलब gx ये वाली टर्म है। ठीक है, तो ये टर्म की वैल्यू कितनी है, देखिए 3x स्क्वायर है। ठीक है, और 3x स्क्वायर का मतलब क्या है कि जहां पे x है वहां पे cos x आ जाएगा। तो देखिए हम उसको पुट कर देंगे बहुत इजीली, 3 cos x स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको ये लिख सकते हैं ना, देखिए 3 cos स्क्वायर x, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या है, g ऑफ एफ एक्स आपने निकाल लिया। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों ये आप समझ चुके। अब इसके बाद देखते हैं हम फॉग। ठीक है, फॉग मतलब f ऑफ फंक्शन gx। ठीक है, यहाँ पे gx की वैल्यू क्या है, देखिए gx की वैल्यू है 3x स्क्वायर। ठीक है, मतलब f ऑफ x था तो cos x था, अब मतलब x के बदले 3x स्क्वायर आ गया, तो आप क्या लिख देंगे, देखिए cos 3x स्क्वायर। ठीक है, और प्यारे बच्चों एक चीज बताइए आप अच्छे से, आप देख के, क्या ये टर्म और ये टर्म बराबर है, नहीं है ना, मतलब 3 cos स्क्वायर x, ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू cos 3x स्क्वायर। आप गौर करिए कि अगर आप इसको थीटा कंसीडर करें, देखिए x को अगर आप 0 के लिए चेक करेंगे तो क्या होगा, ये कभी बराबर ही नहीं होंगे। ठीक है, तो आप बहुत इजीली कह सकते हैं क्या, g ऑफ f इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ g। ठीक है, आपने प्रूव कर दिया। फॉर आप लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 0, आप वैल्यू रख के देखिए। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपने देखे, आज 2 एग्जांपल्स हमने देखे। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स प्लस एक नया कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कंटिन्यूअसली लेक्चर्स को फॉलो करते रहिए ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी स्ट्रांग होती चली जाए। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज देखेंगे, बहुत कॉन्सेप्चुअली डीप तक जाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और मजबूत हों। तो ओके, थैंक यू बच्चों।